हाँ जी बेटा, ये फॉर्म नंबर बेटा 16A का बेटा फॉर्मेट है। इसमें बेटा देखो सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो मैंने बताई थी। क्या-क्या लिखना होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिडक्टर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिडक्टी, टैन ऑफ द डिडक्टर, टैन ऑफ द डिडक्टर। डिडक्टर के तो बेटा दोनों आएँगे, पैन नंबर भी और टैन नंबर भी, और डिडक्टी का बेटा ओनली पैन नंबर। डिडक्टी का तो बेटा टैन नंबर होता ही नहीं है, तो पैन ऑफ द डिडक्टी। फिर बेटा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का एड्रेस। असेसमेंट ईयर बेटा कौन सा है? पीरियड, पीरियड का मतलब जो जो भी क्वार्टर है, जिस भी क्वार्टर का बेटा टीडीएस है। अमाउंट पेड, डिडक्टी को कितना अमाउंट पे किया गया। नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट में बेटा वो आ जाएगा, इंटरेस्ट की इनकम है या लॉटरी की इनकम है, किस चीज की इनकम है। डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट को बेटा डिडक्टी को पेमेंट की गई है। ठीक है, नीचे लास्ट में बेटा समरी ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टी। हाँ जी बेटा, पहले तो क्वार्टर आ गया, क्वार्टर के बाद बेटा रिसीप्ट नंबर ऑफ टीडीएस जो रिटर्न फाइल की है, टीडीएस रिटर्न की फाइल बेटा जो वो उसका नंबर, रिसीप्ट नंबर। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, कितना अमाउंट बेटा डिडक्ट किया गया, और अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट डिडक्टी के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया। ठीक है बेटा, सिंपल सा परफॉर्मा है फॉर्म नंबर 16A का। ये सर्टिफिकेट बेटा किसको इश्यू किया जाता है? डिडक्टी को। हाँ जी बेटा, देखो जी आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, ये पढ़ लो बेटा। इसमें कोई बात पूछनी हो तो बेटा पूछ लेना, मैं ऑलरेडी आपको सभी बातें बेटा बता चुका हूँ। हाँ जी बेटा, देखो ये बेटा कंक्लूजन है, क्रक्स बेटा जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले। टाइम लिमिट टू डिपॉजिट द पेमेंट ऑफ टीडीएस। हाँ जी बेटा, टीडीएस की पेमेंट डिपॉजिट करने की बेटा डेट्स कौन सी हैं? रिटर्न फाइल करने की बेटा डेट कौन सी है? टीडीएस रिटर्न फाइल करने की। और टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। हाँ जी बेटा, देख लो इसमें बेटा सारा चैप्टर आ गया। जो प्रोसेस में बेटा तीन तरह की डेट्स बताई थी, पेमेंट डिपॉजिट करवाने की ड्यू डेट्स, टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, और बेटा टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने की ड्यू डेट। ये सारी बातें बेटा मैं करवा चुका हूँ, आप इसको रीड कर लो एक बार बस। हाँ जी बेटा, चलें आगे। हाँ जी बेटा, लास्ट पॉइंट है बेटा क्रेडिट ऑफ टीडीएस। टीडीएस बेटा जो डिडक्टी की इनकम में से काटा जाता है उसका उसको बेनिफिट कब मिलता है? सेक्शन 199 बेटा बता रहा है। सेक्शन 199 बेटा ये बताता है कि जो टीडीएस बेटा काटा जाता है डिडक्टी की इनकम में से, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, डिडक्टर बेटा जो भी टीडीएस काटता है और उसको सरकारी खजाने में जमा करवाता है, ये सारा काम वो किसके बिहाफ पे करता है? डिडक्टी के बिहाफ पे। तो उसका बेटा बेनिफिट डिडक्टी को मिलेगा
कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी, जब बेटा फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो टीडीएस काटा जाता है वो किसी स्पेसिफाइड इनकम पे काटा जाता है, जबकि साल के एंड में बेटा साल खत्म होने के बाद जो टैक्स लगाया जाता है वो सभी इनकम्स पे लगाया जाता है, चाहे वो स्पेसिफाइड इनकम हो चाहे ना हो। तो सभी इनकम पे बेटा जो टैक्स बनेगा, उन सभी इनकम का बेटा जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, मान लेते हैं बेटा वो 1 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी है, और टीडीएस का सर्टिफिकेट शो कर रहा है कि 20,000 टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुका है। तो बेटा 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बेटा जो असेसी को पे करनी पड़ेगी वो 80,000 रुपीज बेटा बनेगी। और यदि बेटा टीडीएस का अमाउंट बेटा ज्यादा है और फाइनल टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट कम बनता है, तो उस केस में बेटा असेसी को क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। मान लो बेटा मेरे पास टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है वो तो है 20,000 का, और मेरी बेटा जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 15,000 रुपए की। तो 15,000 में से बेटा 20,000 रुपए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास गया हुआ है वो माइनस कर दो, तो 5,000 का बेटा मेरा क्या बन जाएगा? रिफंड बन जाएगा। तो यही बेटा लिखा हुआ है, देखो, द रिसीवर ऑफ इनकम रिसीव्स द नेट अमाउंट, द रिसीवर विल ऐड द ग्रोस अमाउंट टू हिज इनकम एंड द अमाउंट ऑफ टीडीएस इज एडजस्टेड अगेंस्ट हिज फाइनल टैक्स लायबिलिटी। एग्जाम्पल बेटा दिया हुआ है, देखो एक कंपनी है बेटा, उसने कोई बिल्डिंग किराए पे ली हुई है और 80,000 रुपये बेटा वो उस बिल्डिंग का किराया दे रही है, और मैंने आपको बताया था किराए की इनकम पे बेटा टीडीएस काटना होता है। किसको? किराएदार को। किराएदार यहाँ पे कौन है? कंपनी। कंपनी ने बेटा 10% टीडीएस काट लिया। 80,000 में से बेटा 10% टीडीएस काटेंगे तो 8,000 रुपये गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए, और जो मकान का ओनर है जिससे कंपनी ने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, कंपनी उस ओनर को बेटा कितना पे कर देगी? 72,000। ओनर को बेटा दो चीजें मिलेंगी, ओनर को एक तो 72,000 रुपये मिलेंगे, एक बेटा उसको सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा 8,000 का, जो इस बात का प्रूफ होगा कि ओनर को जो 72,000 रुपये किराया रिसीव हुआ है ये बेटा टीडीएस काट के मिला है, यानी कि इसके ऊपर वो टैक्स दे चुका है गवर्नमेंट को। तो 8,000 रुपीज का बेटा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और 72,000 रुपये का बेटा उसको अमाउंट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट बेटा कब काम आएगा? 8,000 का। 8,000 वाला सर्टिफिकेट बेटा साल के एंड में काम में आएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है। द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, जो बेटा प्रॉपर्टी का ओनर है उसको नेट अमाउंट तो कितना रिसीव हुआ है? 72,000। जबकि हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम में, हाउस प्रॉपर्टी हेड की बेटा जब इनकम निकालते हैं तो हम सबसे पहले वो निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हुए बेटा सुनो ध्यान से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हुए हम चार चीजों की तुलना करते हैं। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट बेटा लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। तो जब बेटा एक्चुअल रेंट लोगे कंपैरिजन करने के लिए तो 72,000 नहीं लोगे, 72,000 पे नहीं लोगे, 80,000 लोगे। रेंट तो वास्तव में 80,000 था, ये तो टीडीएस काटने के बाद 72,000 मिला है। तो हमेशा बेटा एक्चुअल रेंट जब लोगे तुलना करते हुए बेटा एक्चुअल रेंट 72,000 की बजाय कितना लेंगे? 80,000। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है ही विल ऐड द ग्रोस अमाउंट 80,000 टू हिज इनकम। वो बेटा अपनी इनकम में 80,000 पे ऐड करेगा। ठीक है, उस 80,000 को ऐड करने के बाद और बाकी इनकम्स जो उसकी सैलरी हेड की हैं या बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की हैं या अदर, उन सबको ऐड करके उसका टैक्स निकाला जाएगा। और बेटा लास्ट में उसको कितने रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी बेटा? 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 8,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल का बेटा टीडीएस का अमाउंट कितना बनेगा? 8,000 रुपये तो उसका हर महीने टीडीएस कट रहा है, तो पूरे साल का बेटा 96,000 बन गया टीडीएस का अमाउंट। पूरे साल का बेटा उसको 96,000 का अमाउंट बनेगा टीडीएस का, तो वो बेटा उसकी टैक्स लायबिलिटी में से लेस हो जाएगा। मान लो शाइन प्राइवेट लिमिटेड ने जिस ओनर को, ओनर का नाम बेटा मान लेते हैं एक्स है, मिस्टर एक्स, जिसने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पे दी हुई है। मिस्टर एक्स का पूरे साल का बेटा, पूरे साल की मिस्टर एक्स की जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, मान लेते हैं बेटा वो 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख में से बेटा 8,000 इंटू 12, 96,000 रुपये बेटा लेस हो जाएंगे, तो बाकी उसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी बेटा बताओ। अमित गर्ग कह रहे सर आज आवाज नहीं आ रही, ग्रुप में डाल देना क्लास। ठीक है बेटा डाल। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ।
हाँ जी। सर सुनील सिंह रोआ क्लास में नहीं है आज की, वो बोल रहा था सर को बोल दियो ग्रुप कोई में डाल देंगे रिकॉर्डिंग, मेरे को तो आ रही है वो कोई बात नहीं, डाल देंगे जी। और बताओ। हाँ जी बेटा, ठीक है यहाँ तक। आगे करें या बहुत है आज के लिए? हाँ जी बेटा बताओ, आगे चलें या बस इतना काफी है आज के लिए? सर चैप्टर हो गया कंप्लीट ये? नहीं जी, चैप्टर कंप्लीट होने में तो अभी शायद अभी लगेंगे 3-4 दिन और। थोड़ा सा और करवा दो फिर। और करवाएं? चलो देखो। करवा दो। हाँ जी बेटा देखो, अब बेटा जो हमने मेन पॉइंट जो डिस्कस करना है, हमने ये तो कर लिया टीडीएस का प्रोसेस क्या होता है। अभी आता है कि डिफरेंट इनकम्स पे टीडीएस कैसे काटा जाता है, कितने परसेंट कटता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो कुछ इनकम्स के ऊपर तो टीडीएस के रेट आपको पता है, जैसे लॉटरी की इनकम पे आपको पता है 30% होता है, एफडी के ऊपर पता है। तो आपने पेपर में लिखना कैसे, अगर डिटेल में आ जाए, मान लो ये आ जाए टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी के प्रोविजन लिख के दिखाओ टीडीएस के बारे में, तो बेटा सारी बातें लिखनी कैसे हैं पेपर में वो मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी बेटा, आज सबसे पहले मैं कोई छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ बेटा, जो इजी हो उसको कर लेते हैं पहले। हाँ जी बेटा, इस पे आ जाओ बेटा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स। हाँ जी बेटा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल में बेटा आ जाओ। पेपर में बेटा इसको इस तरीके से लिखना है, देखो टेबल बना के। सेक्शन बेटा जरूर याद रखना है, सेक्शन 194 बी। पेपर में आएगा, शॉर्ट नोट आ जाते हैं कई बार, राइट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल। तो आपको सेक्शन याद रखना है, सबसे पहली बात सेक्शन बेटा 194 बी है। एक टेबल बना लेना, टेबल में बेटा सबसे पहला पॉइंट पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है, हु इज द पेयर। पेयर का मतलब बेटा डिडक्टर। हाँ जी बेटा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी के केस में या क्रॉसवर्ड पजल के केस में बेटा डिडक्टर कौन होगा? डिडक्टर वो होगा बेटा जो लॉटरी की इनकम पे करने वाला है या जो क्रॉसवर्ड पजल की इनकम पे करेगा। जैसे बेटा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में कोई क्रॉसवर्ड पजल आई, वर्ग पहेली, और आपने वो वर्ग पहेली भर के बेटा भेज दी दैनिक भास्कर के कार्यालय में, और आपका बेटा बाई चांस इनाम निकल आया 10,000 रुपये का। तो 10,000 का इनाम बेटा कौन पे कर रहा है आपको? कौन पे कर रहा है? दैनिक भास्कर वाले पे कर रहे हैं। तो दैनिक भास्कर बेटा जो ऑफिस है वो क्या हो गया? डिडक्टर। वो बेटा पेयर है, आपको जो इनकम पे कर रहा है। तो आपकी इनकम में से बेटा टीडीएस काटेगा कौन? हाँ जी बेटा, केबीसी सॉरी दैनिक भास्कर वाले बेटा टीडीएस काटेंगे जो आपको इनकम पे कर रहे हैं। इसी तरीके से बेटा यदि आपने सपोज करो बेटा आपने कोई लॉटरी खरीदी है, पंजाब स्टेट की, पंजाब स्टेट की बेटा लॉटरी खरीदी है, और उस लॉटरी में बेटा आपका 1 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया, तो वो बेटा पंजाब स्टेट आपको पे करेगी। पंजाब स्टेट का जो लॉटरी वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी इनकम पे कर रहा है, तो वो बेटा क्या हो जाएगा? डिडक्टर। वो रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा यही है, हु इज द पेयर, और डिडक्टर भी लिख सकते हो आगे। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स। हाँ जी, दूसरे नंबर पे बेटा हु इज द रिसीवर, रिसीवर या पेई या डिडक्टी। हाँ जी बेटा, इसके 3 नाम है बेटा, रिसीवर या पे या डिडक्टी। रिसीवर बेटा कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, कोई भी बेटा ऐसा व्यक्ति। हाँ जी बेटा, जो जिसने लॉटरी परचेज की हो, ठीक है बेटा, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो बेटा कोई एचयूएफ भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है। तो एनी पर्सन, हु इज द रिसीवर, एनी पर्सन। पेमेंट कवर्ड, सेक्शन 194 बी में बेटा कौन सी इनकम कवर होती है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स। अदर गेम्स में बेटा वो आ जाते हैं टीवी गेम शो, टीवी के जितने भी बेटा गेम शो है वो भी इसी सेक्शन में कवर होंगे। हाँ जी बेटा, एट व्हाट टाइम टीडीएस बेटा कब काटा जाता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हाँ जी बेटा, और नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब टीडीएस का अमाउंट आपने पढ़ा हुआ है, लॉटरी की इनकम के ऊपर बेटा टीडीएस
तभी कटता है जब लॉटरी की इनकम बेटा 10,000 रुपए से ज्यादा हो। अगर 10,000 रुपए या 10,000 रुपए से बेटा कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटता। मान लो बेटा मैं केबीसी में गया, केबीसी खेलने गया बेटा, और मैं दूसरे या तीसरे क्वेश्चन पे ही आउट हो गया, और मेरा जो प्राइज मनी है, प्राइज मनी बेटा मेरी 5,000 है। 5,000 बेटा अगर मेरी प्राइज मनी है तो केबीसी वाले बेटा मुझे पूरे 5,000 दे देंगे, वो कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। ऐसा नहीं करेंगे वो 5,000 में से 30% 1,500 रुपए काट के मुझे 3,500 रुपए पकड़ाएंगे, नहीं। वो बेटा मुझे 5,000 के 5,000 रुपए उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है बेटा जो मैंने जीता है वो बेटा सिर्फ 5,000 रुपए, 10,000 से कम है। तो 10,000 से कम हो तो बेटा कोई टीडीएस नहीं कटता। हाँ जी बेटा, एक चीज बेटा इसमें लिख लेना, जैसे मैंने लिखा हु इज द रिसीवर, रिसीवर के आगे बेटा ये लिख लेना एनी पर्सन, ब्रैकेट में बेटा लिख लेना रेजिडेंट, रेजिडेंट। हाँ जी बेटा, मैं लिख देता हूँ, चलो, एनी पर्सन। हाँ जी बेटा, रेजिडेंट वर्ड बेटा और लगा लेना। रेजिडेंट, ठीक है बेटा। ये क्यों लगाया अभी मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। अच्छा, रेट, रेट बेटा कितने परसेंट है टीडीएस का? 30%, ये ध्यान रखना, रेट बेटा 30% है। इसके आगे भी बेटा एक चीज और लिखनी है, नो सरचार्ज, नो सेस। टीडीएस काटते हुए बेटा, टीडीएस काटते हुए बेटा कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई सेस नहीं लगेगा। टीडीएस काटते हुए बेटा कोई सरचार्ज और कोई सेस, सिर्फ 30% बेटा डिडक्ट होगा टीडीएस, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक मजे की बात बता दूं आपको, अगर प्राप्त करता, यदि लॉटरी की इनकम प्राप्त करता, प्राप्त करने वाला व्यक्ति बेटा वो नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट की बजाय बेटा नॉन रेजिडेंट हो, ये नीचे नोट में लिख देना। अगर कोई बेटा नॉन रेजिडेंट है और उसको बेटा पेमेंट करनी है लॉटरी की इनकम की, तो उस केस में बेटा 30% टीडीएस के अलावा सरचार्ज भी कटेगा और सेस भी बेटा कटेगा। यदि सरचार्ज, सरचार्ज की तो बेटा शर्तें होती हैं, यदि इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ के बीच में हो तो 12%, कुछ ऐसा मैंने लिखवाया हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 15%। वो आप देख लेना, मैंने सरचार्ज के बेटा रेट आपको लिखवाए हुए हैं। अगर वो इनकम उसको एक्सीड करती हो, मान लो मैं बेटा केबीसी में 70 लाख रुपए जीत गया, तो 70 लाख के केस में बेटा सरचार्ज भी लग जाएगा। 70 लाख, क्योंकि सरचार्ज की मैंने लिमिट लिखवाई हुई है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में यदि कोई इनकम हो किसी की, तो साल का बेटा उसका सरचार्ज भी होता है। मेरे को ध्यान नहीं है बेटा, मैंने सरचार्ज के बारे में लिखवाया हुआ है, अपना रीड कर लेना। और 1 करोड़ से ज्यादा हो तो बेटा सरचार्ज का रेट किसी को याद है तो बताओ, सरचार्ज के रेट्स अगर सर 1 करोड़ से ज्यादा तो शायद 15% कटेगा। और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तो 10% है सर शायद। 10%। 10%, यस सर। 10% हो सकता है, 18-19 का, 19-20 का शायद ज्यादा हो, 12%, चलो देख लेना जो भी है बेटा। तो इसमें ध्यान रखना, जैसे मान लो बेटा अमित गर्ग 1 लाख रुपए, अमित ने 1 लाख रुपए केबीसी में जीते, और सपोज करो बेटा अमित गर्ग 182 दिन वाली शर्त पूरी नहीं करता, 182 दिन से कम समय इंडिया में रहा है, तो वो अमित किस कैटेगरी में आता है? मान लो नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट अगर कोई लॉटरी का इनाम जीतता है या टीवी गेम शो में जाता है, तो 30% बेटा, 30% तो बनेगा 30,000, 30,000 तो बेटा ये बनेगा, और 4% सरचार्ज बनेगा नहीं बेटा। 1 लाख रुपए की इनकम है तो सरचार्ज तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो 4% सेस बेटा 4% है, 4% बेटा कितना बन जाएगा? 1,200 रुपये। तो 31,200 रुपये बेटा टीडीएस कटेगा। 31,200 रुपये, यानी कि अमित को मिलेंगे कितने? अमित को 1 लाख में से 31,200 रुपये काट के बेटा कितने मिलेंगे? 68,800। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? हाँ जी बेटा क्लियर है। 68,800 रुपये किसको मिलेंगे? रिसीवर को। और 31,200 रुपये बेटा डिडक्टर ने, टीडीएस इतने रुपए काटना पड़ेगा। बट अमित, अमित बेटा मान लो रेजिडेंट है, अमित रेजिडेंट है, रेजिडेंट है तो इतने रुपए टीडीएस कटेगा। फिर बेटा ये 4% नहीं लगेगा।
अच्छा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टीडीएस के 2 रेट बेटा लिख सकते हो, रेजिडेंट के लिए तो 30% और नॉन रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट जिसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल ना होता हो बेटा, सरचार्ज एप्लीकेबल ना होता हो, उसका रेट बनेगा 30 प्लस 30 का 4%, 30 का 4% बेटा 1.2 बनेगा, 30% का 4%, 30% का 4% करोगे 1%, 1.2 बनेगा, 31.2% बेटा रेट बनेगा। तो आप सीधा ये भी याद रख सकते हो, रेजिडेंट के लिए तो, रेजिडेंट के लिए बेटा 30% और नॉन रेजिडेंट के लिए टीडीएस का रेट है 31.2। बट ये ध्यान रखना, ये 31.2% रेट आप जैसे 1 लाख का करना, 1 लाख का सीधा 31.2 करना, 1 लाख का 31.2 करोगे तो सीधा बेटा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेट भी याद कर सकते हो, बट ये 31.2 तब है जब बेटा सरचार्ज एप्लीकेबल ना होता हो, सिर्फ सेस एप्लीकेबल। अब मान लो, हाँ जी बेटा, मैं केबीसी में गया, केबीसी में बेटा मैं 1.5 करोड़ रुपया जीत गया, केबीसी में कोई 1.5 करोड़ रुपया जीत गया, तो टीडीएस बेटा सुनो, अगर वो रेजिडेंट है तो बेटा यही कटेगा, ध्यान से सुनो, रेजिडेंट हो तो 30% ही कटेगा, अगर वो नॉन रेजिडेंट हो तो कितना कटेगा, नॉन रेजिडेंट हो तो बेटा 30% प्लस सरचार्ज बेटा कितने परसेंट, 15% प्लस सेस बेटा कितने परसेंट, 4। ये ध्यान रखना, 30% प्लस 15% प्लस 4%। इसका सिंगल रेट भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, सिंगल रेट क्या बनेगा, 30%, 30 का बेटा 15 करो, 30% का 15% करो, 30% का 15% बेटा बनेगा 4.5%, 30% का 15% बेटा करना 4.5, तो ये टोटल बेटा हो गया 30 और 4.5 बेटा कितना बना, 34.5, और 34.5 का 4% बेटा एजुकेशन सेस बेटा, ये एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, इसमें ऐड करना 4%, बताना मुझे जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 34.45 का 4% बेटा, बताओ जरा। सर 1.38। 34.5 का 4% आ रहा है 1.38, तो ये बेटा ऐड कर देंगे, ऐड करके बेटा 35.88% आ जाएगा सीधा, ये रेट। तो अब ये रेट है जब सेस लगना, ये सरचार्ज और सेस दोनों लगने हो, तो एक रेट तो बेटा ये हो गया, देखा जाए तो देखो 30% रेट तो किसके लिए हो गया, रेजिडेंट के लिए, ये किसके लिए हो गया, ये रेट बेटा उसके लिए हो गया जो नॉन रेजिडेंट है बट जिसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सेस एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये रेट बेटा किसके लिए हो गया, ये 35.88% उसके लिए हो गया जिसके ऊपर बेटा सरचार्ज भी लगेगा, सेस भी लगेगा, और जो नॉन रेजिडेंट है और इनकम बेटा उसकी 1 करोड़ से ज्यादा है। और अगर इनकम बेटा मान लेते हैं 70 लाख होती 1.5 करोड़ की बजाय, तो 1.5 करोड़ की बजाय बेटा अगर 70 लाख हो तो रेट कैलकुलेट करके दिखाओ अभी मुझे, फटाफट से कैलकुलेट करके दिखाओ, अगर इनकम 1.5 करोड़ की बजाय 70 लाख रुपए का अमाउंट हो तो सरचार्ज, ये सॉरी टीडीएस का रेट क्या बनेगा, मैं वेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट करके बताओ। और नॉन रेजिडेंट है बेटा, कैलकुलेट करो फटाफट से। मंजू का आया 34.32, आपने बेटा 10% रेट यूज किया, 12% सरचार्ज का रेट बेटा 10% यूज किया या 12,
नेहा कह रही है 10। अच्छा, पिछले चैप्टर में जब मैंने वो वाला चैप्टर करवाया था शायद एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का, तो उसमें मैंने एक स्लाइड शेयर की थी 2019-20 की। 19-20 में उसमें बेटा सरचार्ज का रेट देख लेना, 10 था या 12 था। हाँ जी बेटा, उस स्लाइड में किसी को ध्यान है कितने रेट लिखवाए थे? 2019-20 प्रीवियस ईयर के बेटा सरचार्ज का रेट आपको ध्यान है किसी को? उसमें लिखे हुए थे स्लाइड में, मुझे ध्यान नहीं है इस टाइम। सर 10 और 15 ही थे। 15 ही थे, ठीक है बेटा, फिर सही है। हाँ जी बेटा, आई बातें समझ में? तो पेपर में बेटा एग्जाम्पल जरूर देना इसका। एग्जाम्पल बेटा जरूर दे देना। एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेना जिसमें वो रेजिडेंट हो, प्राप्त करने वाला। एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेना जिसमें वो नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, अमाउंट उस हिसाब से ले लेना बेटा। ठीक है। अब बेटा सुनो और बातें। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। हाँ जी बेटा, बताओ जी, यहाँ तक ठीक है? आगे चलें या बस यहीं तक बहुत है, आगे बाकी बातें कल? बताओ बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में जरूरत से ज्यादा चीजें भर जाएं और आप उसको कर ही ना पाओ। बताओ, अगर कहते हो तो मैं आगे चलूं। मैं बेट हाँ जी, दीप्ति का है एनफ सर। रेनू भी कह रही है बहुत है सर। शुभम गर, कल कर लेंगे सर। चलो, आज के लिए सफिशिएंट है। अभिषेक कह रहे हैं। चलो बेटा ठीक है, ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास, कल तो संडे है, संडे आप इंजॉय करो। ठीक है, वैसे तो डेली इंजॉय ही कर रहे हो, आजकल घर पे हो। तो कल बेटा क्लास नहीं लगेगी, नेक्स्ट क्लास फिर हम मंडे को करेंगे। ठीक है, लॉटरी के बारे में बेटा और भी बातें करेंगे बहुत सारी। ठीक है बेटा, बाय।